बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और मसरूफ़ होंगे, ढेर सारी कोशिश कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, तगो-दो जद्दोजहद कोशिश कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। आपकी मेहनत जद्दोजहद कोशिश करने के दिन हैं। और साथ साथ एक बात ये भी याद रखिएगा, मैं अक्सर बेटों और बेटियों को कहता हूँ कि हम मेहनत तो करते रहते हैं, कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन इस मेहनत को और इस कोशिश को उस रब के, उस खुदा के, उस अल्लाह के, उस क्रिएटर के, उस खालिक के हवाले भी करते रहा करें। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेहनत करते रहें करते रहें करते रहें। हमें अपनी इस मेहनत को उस अल्लाह के हवाले भी करना है, उस अल्लाह के सामने भी रखना है कि या अल्लाह ये मेहनत कर रहा हूँ, या अल्लाह ये मेहनत कर रही हूँ, या अल्लाह ये कोशिश कर रही हूँ, मुझे इसमें कामयाब कर। ये जैसी भी टूटी फूटी मेहनत है, जैसी भी ये कमज़ोर मेहनत है, जैसी भी ये लागर मेहनत है, जितनी मेहनत मैं कर सकती हूँ कर सकता हूँ, ये मैंने कर दी। अब ये तेरे सामने है और मुझे कामयाबी अता फरमा। जब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा ना उस कामयाबी अता करने वाले के साथ, तो तब तक यकीन करें आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी नहीं। और अगर कामयाबी मिल भी गई तो ये बात मेरी याद रखिएगा, उस कनेक्शन के बगैर दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। तो हमारी हर कामयाबी में हमारा कनेक्शन कायम रहना चाहिए, हमारा ताल्लुक कायम रहना चाहिए, हमारा रिश्ता कायम रहना चाहिए अल्लाह ताला के साथ। तो लाजमी तौर पर कुरान और नमाज को किसी सूरत में नहीं छोड़ना। ये समझ लें कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमडी कैट का पेपर है तो आप उसके लिए करेंगे। ये पूरी जिंदगी के लिए याद रखिएगा, पूरी जिंदगी के लिए आपने नमाज और कुरान के ज़रिए से अल्लाह ताला के साथ, दुआ के ज़रिए से अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के रसूल के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है। और दुनिया की हर मसले मसाइल जो भी हैं, आपकी मुश्किलात हैं, वो सारी ज़िंदगी आपने अल्लाह ताला के सामने रखते रहना है, अपनी कोशिशें सामने रखते रहना है। और यकीन करें अल्लाह ताला किसी की मेहनत, किसी की कोशिश को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करता। बहरहाल ये बातें होती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबको इन पर ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी हमारे पास है एक्यूमुलेटिव टेस्ट टू, और एक्यूमुलेटिव टेस्ट टू आपको पता है हमारे पास है क्रैश टेस्ट 3 और क्रैश टेस्ट 4 का कंबाइंड सिलेबस। और क्रैश टेस्ट 3 में हमारे पास था नाउन्स प्रोनाउंस, और क्रैश टेस्ट 4 में हमारे पास था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो एक्चुअल में जो हमारा जो आज का सिलेबस रहेगा, आज के 20 क्वेश्चंस के लिए, उसमें हमारे पास नाउन्स हैं, नाउन्स के साथ साथ हमारे पास प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस के साथ साथ हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ आपको पता ही है कि साथ वोकैब तो हमारे पास चलेगी। तो आज का सिलेबस हमारा ये रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे अच्छे तरीके से डिटेल के साथ अपनी बात को आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो क्वेश्चन 141 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 141 चल रहा है जी, द ऑर्केस्ट्रा। अब ये जो ऑर्केस्ट्रा का वर्ड है, ये आप सब समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन। ये हमारे पास बेटे क्या है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन को हम जानते हैं, हम समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन हमारे पास दो तरह से ट्रीट किया जाता है। वैसे तो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक सिंगल वर्ड पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे हम फैमिली का वर्ड बोलते हैं तो फैमिली का मतलब है अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। हम आर्मी बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। हम टीम बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। हम इसी तरह अब ऑर्केस्ट्रा बोल रहे हैं तो ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। जो डिफरेंट म्यूजिक बजाने वाले होते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। इसी तरह हम ज्यूरी का वर्ड यूज करते हैं, फैमिली का वर्ड यूज करते हैं, तो ये क्लस्टर का वर्ड यूज करते हैं, क्लम्प का वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को हम सेंटेंस में सिंगुलर ट्रीट भी करेंगे और कलेक्टिव नाउन को हम सेंटेंस में कभी प्लूरल भी ट्रीट करेंगे। ये डिपेंड करता है किस बात पर, ये डिपेंड करता है सेंटेंस में उसके आने पर। हम पहले भी इस पे बात कर चुके। हमने ये कहा कि अगर ये यूनाइटेड होंगे, अगर ये एक टीम के तौर पर काम कर रहे होंगे, अगर ये सब एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे होंगे, तो फिर डेफिनेटली हम इसको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। लेकिन अगर ये यूनाइटेड के बजाय क्या होंगे, डिवाइडेड होंगे। हाँ, टीम की बजाय ये इंडिविजुअल काम कर रहे होंगे, यानी कि हर एक बंदे की अपनी बात होगी, अपना काम होगा, अपनी सोच होगी। और ये एक दूसरे के साथ किस में होंगे, डिसएग्रीमेंट में होंगे, एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रहे होंगे।
तो देन हम इन्हें किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर। अगर सारे के सारे एक ही फैसले पर मुत्तफिक हो जाएं, जिसको हम बोलते हैं यूनैनिमस, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर। और अगर हर एक का अपना डिफरेंट ओपिनियन होगा तो बेटे देन हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। बहरहाल ये जो वर्ड्स मैंने लिखे ना, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, की वर्ड्स हैं। मतलब इनमें से कोई ना कोई वर्ड लाजमी तौर पर आपके सेंटेंस में मौजूद होगा। लेकिन फिर हमारे पास वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कलेक्टिव नाउन तो यूज किया जा रहा होता है, लेकिन इन सारे वर्ड्स में से कोई भी वर्ड सेंटेंस में नहीं दिया गया होता, और हमें सेंटेंस पढ़कर ये जज करना होता है कि हमने उसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। ठीक है, जैसे अभी अगर आप यहां पर देख रहे होंगे, द ऑर्केस्ट्रा डैश ट्यूनिंग डैश इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऑर्केस्ट्रा में हर जो म्यूजिशियन है वो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट की क्या कर रहा है, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर रहा है। इसका मतलब सारे मिलकर एक काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। पियानो वाला पियानो की ट्यूनिंग कर रहा है, गिटार वाला गिटार की ट्यूनिंग कर रहा है, ड्रमर ड्रम की ट्यूनिंग कर रहा है। तो इसी तरह जब हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, हर कोई इंडिविजुअल अपना अपना टास्क देख रहा है, डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ऑर्केस्ट्रा इज तो नहीं हो सकता हमारे पास, तो इज की वजह से हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन बेटे क्या होगा, गलत होगा। और जब हम इन्हें प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं और आर लिख रहे हैं, इसका मतलब आर लिखने का मतलब क्या है कि हम अपने ऑर्केस्ट्रा को क्या ट्रीट कर रहे हैं, प्लूरल। तो जब हम इसे ट्रीट प्लूरल कर रहे हैं, तो इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट भी प्लूरल प्रोनाउन के साथ करेंगे। तो हम आर को इट्स के साथ तो सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारा अल्फा ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली, जिसमें ऑर्केस्ट्रा के लिए आर आएगा और इसी तरह प्लूरल के लिए हमारे पास क्या आएगा, देर आएगा। तो ये पूरी बात है जो आपने कलेक्टिव नाउन के लिए याद रखनी है, कलेक्टिव नाउन के लिए पल्ले बांध लेनी है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 142। 142 में हमारे पास है बेटे इन ईच ऑफ दी। अब ईच, आइदर और नाइदर का रूल मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तीन वर्ड्स आपने याद रखने हैं। इनमें पहला वर्ड आपके पास कौन सा है, आइदर। दूसरा वर्ड आपके पास कौन सा है बेटे, नाइदर। और तीसरा वर्ड आपके पास कौन सा है, ईच। अब ये सेंटेंस में दो तरह से आएंगे, सेंटेंस में दो तरह से इस तरह आएंगे कि एक स्ट्रक्चर में इनके साथ ऑफ नहीं लिखा गया होगा, बल्कि इनके फौरन बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा। और दूसरा स्ट्रक्चर ये होगा जिसमें इन तीनों वर्ड्स के बाद ऑफ लिखा जाएगा और देन सब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको लिख दूं कि हमारे पास, जैसे फर्ज करें मैं बोलता हूं नाइदर स्टूडेंट, एक तो ये स्ट्रक्चर होगा कि नाइदर के बाद ऑफ नहीं आएगा, डायरेक्ट स्टूडेंट आ जाएगा। और एक हमारे पास क्या होगा, नाइदर ऑफ द। तो जब आप नाइदर ऑफ द लिखेंगे तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपने स्टूडेंट नहीं लिखना, फिर आपने क्या लिखना है, स्टूडेंट्स लिखना है। जब आप ऑफ लिख रहे होंगे तो साथ आने वाला सब्जेक्ट बेटे क्या आएगा, प्लूरल। और जब आप ऑफ नहीं लिख रहे होंगे तो साथ आने वाला सब्जेक्ट बेटे क्या आएगा, सिंगुलर। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, इन दोनों सूरतों में आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, ट्रीट आपने इन दोनों सूरतों में सिंगुलर के तौर पर ही करना है। जैसे अगर मैं बोलता हूं नाइदर स्टूडेंट डैश कमिंग, और मैं बोलता हूं नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश कमिंग, इन दोनों सूरतों में मैं लिखूंगा इसके साथ इज ही। मुझे आर नहीं लिखना, मुझे वर नहीं लिखना, मुझे हैव नहीं लिखना, मुझे इनको सिंगुलर ट्रीट ही करना है, चाहे मैं ऑफ वाला स्ट्रक्चर लिख रहा हूं या ऑफ के बगैर लिख रहा हूं। अब जैसे सेंटेंस में देखिएगा तो सेंटेंस में है ईच ऑफ द, ईच ऑफ द। जब ईच ऑफ द लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब जब प्लूरल होना चाहिए तो हम जानते हैं कि जो वर्ड भी एस आई एस पे एंड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सिंगुलर। और अगर हमने इनको प्लूरल बनाना हो तो हम एस आई एस को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, एस ई एस के साथ। जैसे अगर हम बोलेंगे क्राइसिस, तो क्राइसिस का एस आई एस क्या होगा, सिंगुलर। और क्राइसिस का एस ई एस क्या होगा, प्लूरल। इसी तरह जैसे हमारे पास यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बेसिस,
तो बेसिस का एस आई एस क्या होगा, सिंगुलर, और प्लूरल बनाने के लिए एस आई एस को किसके साथ रिप्लेस करना होगा, एस ई एस के साथ। इसी तरह हमारे पास वर्ड होता है एनालिसिस। अब एनालिसिस में हमारे पास एस आई एस आएगा तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, और अगर हम एस आई एस को एस ई एस के साथ रिप्लेस कर देंगे तो इसका मतलब हमने इसको क्या बना दिया, एस आई एस के साथ क्या है, सिंगुलर, और एस ई एस के साथ आ गया तो ये क्या रहेगा, प्लूरल। तो हमें चूंकि ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन चाहिए तो इसका मतलब हम एस आई एस वाला वर्ड तो यहां पर यूज कर नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन क्या है, गलत। अब हमारे पास बचता है अल्फा और चार्ली। और अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हमने यहां पर प्लूरल क्यों लिखा, क्योंकि ऑफ था तो ऑफ के साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। लेकिन यहां पर आप सिंगुलर नाउन लिख रहे हो या प्लूरल नाउन लिख रहे हो, आपने दोनों को ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे। तो इस वजह से जब हम सेंटेंस को आगे लेकर के जाएंगे, इन ईच ऑफ द बेसिस अ गार्ड गो ऑन ड्यूटी नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या होगा, गोज ऑन ड्यूटी। तो गो की वजह से हमारा अल्फा ऑप्शन बेटे क्या होगा, गलत, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो ये पूरा रूल 3 वर्ड्स के लिए आपने याद रखना है, आइदर नाइदर ईच। सेंटेंस में 2 तरह से आएंगे, ऑफ के साथ आएंगे, ऑफ के बगैर आएंगे। ऑफ के साथ आएंगे तो आपने इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट क्या लिखना है, प्लूरल। ऑफ के बगैर आएंगे तो साथ आने वाला नाउन क्या लिखेंगे, सिंगुलर। लेकिन दोनों सूरतों में ट्रीट आपने इसको क्या करना है, सिंगुलर। और ट्रीट करने का मतलब क्या है कि इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपने क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, जैसे हमने यहाँ पर गोज लगाया है। तो यहां पर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 143, द रेडियस द रेडाई, अच्छा, एंड द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। अब देखें यहां पे एक्चुअल में जो हमारे पास कीवर्ड है ना सेंटेंस का, वो क्या है, सर्कल्स। अब सर्कल्स का मतलब क्या है कि हम एक सर्कल की बात नहीं कर रहे बल्कि एक से ज्यादा सर्कल की बात कर रहे हैं। अब जैसे डेल्टा में देखिएगा लिखा हुआ है सेंटर्स एंड रेडाई। अब पहले मैं रेडाई और रेडियस का आपको बता दूं, ये भी उन्हीं वर्ड्स में से है जो अनयूजुअल प्लूरल है हमारे पास। जैसे रेडियस हमारे पास सिंगुलर होता है और रेडियस का प्लूरल हमारे पास बेटे क्या होता है, रेडाई। अब इसी तरह जब हम रेडाई वर्ड पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम इसका क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं। अब सेंटर्स और रेडियस रेडाई जो है वो सर्कल के तो नहीं ना होंगे, एक सर्कल का तो एक ही रेडियस होगा और एक ही सेंटर होगा। तो जब हम सेंटर्स और रेडाई की बात करें तो इसलिए लाजमी तौर पर यहां पर सर्कल की जगह पर क्या होना चाहिए, सर्कल्स। तो चूंकि हम ज्यादा सर्कल्स की बात कर रहे हैं तो सेंटर भी ज्यादा होने चाहिए, इस वजह से हमारा चार्ली ऑप्शन भी क्या होगा बेटे, गलत होगा। और बीटा ऑप्शन में अगर आप देख रहे होंगे तो बीटा में रेडियस लिखा हुआ है, जबकि हमें सर्कल्स की वजह से रेडियस नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, रेडाई लिखना है। क्योंकि ज्यादा सर्कल की बात हो रही है तो सेंटर्स भी ज्यादा होंगे और रेडाई भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। तो ये आपने याद रखना है, जब हम ज्यादा की बात कर रहे हैं, ज्यादा सर्कल्स की बात कर रहे हैं, तो फिर सेंटर्स भी डेफिनेटली ज्यादा होंगे और रेडियस भी ज्यादा होंगे। तो रेडियस को ज्यादा बनाने के लिए हमें रेडियस को क्या बनाना पड़ेगा, रेडाई बनाना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 144, और 144 में हमारे पास है 2 ears to 1 tongue। अल्लाह ताला ने आपको क्या दिए हैं, 2 कान दिए हैं और 1 जुबान दी है, और उसका लॉजिक हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। देयरफॉर इसलिए हेयर ट्वाइस डैश यू स्पीक। वैसे भी एक आपके पास ग्रामर के लेसन के साथ साथ आपके लिए जिंदगी का भी एक लेसन है कि अल्लाह ताला ने आपको 2 कान दिए हैं और 1 जुबान इसलिए दिया है कि आप ज्यादा सुने और कम बोलें। ये एक्चुअल में इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन है। अब जब हम अपने ग्रामर में देखते हैं तो लिखा हुआ है हेयर ट्वाइस सो एज, सो एज। अब देखें आपने 2 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, आपने 2 स्ट्रक्चर कौन से पढ़े हैं, आपने पढ़ा है एज प्लस एज और आपने पढ़ा है सो प्लस एज। तो मैं आपको 3-4 रूल्स बताए थे इनके लिए। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जहां पर भी आपके पास एज प्लस एज आ जाए तो वहां पर आपने याद रखना है आप एडजेक्टिव लिख रहे हो या एडवर्ब लिख रहे हो, इनके दरमियान में आपने हमेशा उनकी कौन सी डिग्री लिखनी है, पॉजिटिव डिग्री लिखनी है। मतलब आप कभी नहीं पढ़ेंगे एज फास्टर एज, सो फास्टर एज। आपने एक हमेशा क्या लिखना है, एज फास्ट एज बिग एज, क्योंकि ये वो एक्सप्रेशन होते हैं जब हम 2 चीजों को एक जैसा बता रहे होते हैं। तो जब हम 2 चीजों को एक जैसा बता रहे होते हैं
तो हमें डिग्री पॉजिटिव यूज करनी है, ये याद रखिएगा। इसके लिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 आपने ये याद रखना है कि एज प्लस एज वहां पर आएगा जहां पर हमारा सेंटेंस क्या होगा, एफर्मेटिव, और सो प्लस एज वहां पर आएगा जहां पर हमारा सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव। जैसे फर्ज करें, अगर मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूं, मैं बोलता हूं दिस रूम इज डैश बिग एज दैट रूम। अब मैं कहता हूं ये कमरा उस कमरे जितना बड़ा है। अब चूंकि मैं दो कमरों को एक जैसा बता रहा हूं, तो आप याद रखेंगे कि हमने इन दो कमरों को एक जैसा बताने के लिए हमेशा डिग्री कौन सी यूज करनी है, पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, और साथ एक्सप्रेशन यूज करना है, या तो एज प्लस एज या क्या यूज करना है, सो प्लस एज। अब अगर हम बोलेंगे दिस रूम इज डैश बिग एज दैट रूम, तो चूंकि हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एज बिग एज। और अगर इस सेंटेंस को मैं यूं बना दूं, मैं इस इज को बना दूं इज नॉट, तो मैं जैसे ही सेंटेंस को नेगेटिव बनाऊंगा, दिस रूम इज नॉट डैश बिग, तो इस नॉट की वजह से फिर मुझे एज को रिप्लेस करना होगा बेटे किसके साथ, सो के साथ। तो ये याद रखिएगा, जहां पर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव होगा तो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपने क्या लिखना है, एज प्लस एज, और जहां पर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा वहां पर आपने इसके लिए बेटे क्या लिखना है, सो प्लस एज। तो दो बातें आप याद रखेंगे, एज प्लस एज, सो प्लस एज के लिए जब भी आप दो चीजों को एक जैसा बताएंगे आपने एज प्लस एज या सो प्लस एज यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दोनों के दरमियान में पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, वो चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो। और नंबर 3 पे आपने याद रखना है कि अगर सेंटेंस एफर्मेटिव होगा तो एज प्लस एज आएगा, और नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, सो प्लस एज आएगा। अब यहां पे देखिएगा हेयर ट्वाइस, तो चूंकि एफर्मेटिव में बात हो रही है इसलिए पहली बात तो यह है कि हम सो का वर्ड यूज नहीं कर सकते, यहां पे हम सो एज यूज नहीं करेंगे, एज प्लस एज यूज करेंगे। अब मैनी आना है या मच आना है ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अगर हम काउंटेबल नाउन की पर्टिकुलरली बात कर रहे होंगे तो देन हम क्या यूज करेंगे, मैनी, और जब हम किसी सिचुएशन या अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, मच। जैसे सेंटेंस हमारे पास चल रहा है कि टू ईयर्स टू वन टंग, देयरफॉर हियर ट्वाइस एज डैश एज यू स्पीक, कि आप जितना बोलते हैं उससे दुगना सुनेंगे आप। तो चूंकि हम अनकाउंटेबल सिचुएशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहां पे मैनी का वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मच। और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, बीटा। ये याद रखिएगा, जब स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली काउंटेबल नाउन मेंशन किया गया हो ना तो तब आपने मैनी का वर्ड लिखना है, अदरवाइज आप कौन सा वर्ड लिखते हैं, मच का वर्ड लिखते हैं। तो दो रूल्स आपने इस क्वेश्चन के लिए याद रखने हैं। एक तो आपने एज प्लस एज एफर्मेटिव के लिए लिखना है, सो प्लस एज नेगेटिव के लिए लिखना है। चूंकि हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है तो हम एज प्लस एज लिखेंगे, जिसकी वजह से हमारा अल्फा और चार्ली ऑप्शन गलत है। फिर चूंकि एक सिचुएशन की बात की जा रही है, अनकाउंटेबल सिचुएशन की बात की जा रही है, तो हम मैनी का वर्ड यूज नहीं करेंगे बेटे, हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मच का वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, द रिमेन और रिमेन्स। आप देखें हमारे पास दोनों वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास वर्ड होता है रिमेन, और रिमेन हमारे पास बेटे क्या होता है, वर्ब, और हमारे पास वर्ड होता है रिमेन्स, और रिमेन्स हमारे पास क्या होता है, नाउन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है सेंटेंस में कि हमने नाउन यूज करना है या वर्ब यूज करना है। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, बहुत सारे और वर्ड्स के साथ भी हैं। जैसे देखिए हमारे पास वर्ड होता है एडवाइस, हमारे पास वर्ड होता है एडवाइस। आप ये समझते हैं कि ADVICE वाला आपके पास क्या होता है, वर्ब होता है, और CE वाला आपके पास बेटे क्या होता है, नाउन होता है। इसी तरह हमारे पास वर्ड चलते रहते हैं जिनमें एक वर्ड हमारे पास नाउन होगा और एक वर्ड हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा। जैसे हमारे पास वर्ड होता है मीन, ये हमारे पास क्या होता है, वर्ब, और अगर आप इसके साथ एस का एडिशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, मीन्स, और मीन्स हमारे पास बेटे क्या होता है, नाउन होता है। तो हमें सेंटेंस में ये देखना होता है कि हमने नाउन लिखना है या वर्ब लिखना है। अब नाउन लिखना या वर्ब लिखना ना, इसके लिए मैं आपको बड़ा आसान तरीका, क्लास में तो मैंने स्टूडेंट्स को बताया, मैं आपको बता देता हूं कि आपने तीन चीजें देख लेनी है। नंबर 1 उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या है कि वो इनडेफिनेट आर्टिकल भी हो सकता है और वो डेफिनेट आर्टिकल भी हो सकता है।
यानी कि ये ए एन और दा, इन तीनों में से कोई एक वर्ड हो सकता है। दूसरी चीज आपके पास होगी पोजेसिव एडजेक्टिव। अब पोजेसिव एडजेक्टिव आप समझते ही हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास कौन से वर्ड्स होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव हम बोलते हैं, जैसे हम आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनाते हैं, माय। वी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनाते हैं, और। हम यू का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनाते हैं, योर। हम दे का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनाते हैं, देयर। हम इट का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनाते हैं, इट्स। हम ही का क्या बनाते हैं, हिज। और शी का हम क्या बनाते हैं, हर। ये हमारे पास क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पहली बात आर्टिकल हो, दूसरी बात पोजेसिव एडजेक्टिव हो, या तीसरी बात कोई क्वांटिफायर हो या कोई भी एडजेक्टिव हो। अब क्वांटिफायर के लिए आपको सारे क्वांटिफायर समझने चाहिए कि जैसे हमारे पास फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, मैनी नंबर हैं, और अनकाउंटेबल में हमारे पास है लिटल, आ लिटल, दा लिटल, अमाउंट है, मच है। फिर हमारे पास वो काउंटेबल है जो क्वांटिफायर, जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं। सम होता है, एनी होता है, अलॉट ऑफ होता है, इनफ होता है, मोस्ट होता है, ऑल होता है। अगर टाइम होता हमारे पास खुल्लम खुल्ला टाइम होता तो मैं जरूर इसको डिटेल के साथ उन बच्चों के लिए एक्सप्लेन करता जिन्होंने हमारे पास रेगुलर सेशन नहीं पढ़ा होगा। बहरहाल ये याद रखिएगा इन सारी चीजों को, जो किसी भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन की तादाद या मिकदार बताने के लिए यूज होती है ना, कोई भी ऐसा वर्ड, उसको हम क्वांटिफायर बोलते हैं। और साथ में कोई भी एडजेक्टिव हो। तो ये वो चीजें हैं तीन जिसके बाद आने वाला वर्ड लाजमी तौर पर आपके पास क्या होगा बेटे, नाउन होगा। नाउन के अलावा कोई वर्ड इन तीन चीजों के साथ आप नहीं लिख सकते। जैसे देखें, मैं पूरे सेंटेंस में कुछ भी नहीं लिखता और मैं आपसे कहता हूं बेटे सेंटेंस में दो ऑप्शन है। सेंटेंस में है द ADVICE और द ADVISE। पूरा सेंटेंस आपको नहीं पता, सिर्फ इतने सा पोर्शन मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप जैसे ही आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए फौरन से पहले कि आर्टिकल के बाद हमारे पास क्या आता है, नाउन आता है। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, क्वांटिफायर एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो यहां पर भी हमें नाउन लिखना, और नाउन फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है, ADVICE। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, द एडवाइस। जैसे देखें यहां पर जैसे ही हम दा पढ़ेंगे ना, तो जैसे ही हम दा पढ़ेंगे हमें फौरन समझ में आएगा कि इसके बाद आने वाला नाउन होना चाहिए। अब नाउन होना चाहिए तो ये रिमेन नहीं हो सकता, बल्कि ये क्या होगा, रिमेन्स होगा। तो इसका मतलब हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन रिमेन की वजह से गलत होता है। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है जिनके बाद नाउन आएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जी ले आना चाहिए या लेज आना चाहिए। ये मैंने आपको वर्ब के टेस्ट में बड़ी डिटेल के साथ बता दिया था कि आपके पास जो वर्ड्स होते हैं, अगर मैं यहां पे थोड़ी सी जगह खाली कर लूं, कि हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, और वो दो वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं जी। पहला वर्ड हमारे पास होता है लाए, दूसरा वर्ड होता है ले, और तीसरा वर्ड भी हमारे पास मैं लिख देता हूं, लाई होता है झूठ बोलना। लेकिन वो चूंकि सिंपल सिंपल सा ही है, जिसमें सेकंड फॉर्म लाइड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लाइड। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, झूठ बोलना। अब लाई का मतलब होता है किसी चीज का पड़े हुए होना या लेटना। दो ट्रांसलेशन आपने याद रखनी है, किसी चीज का किसी जगह पर पड़े हुए होना या लेटना। ऐसी दोनों सूरतों में हम इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनाएंगे, ले, और थर्ड फॉर्म क्या बनाएंगे, लेन। और उसके बाद ले का जो वर्ड होता है हमारे पास, LAY, ले का जो वर्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज का किसी दूसरी जगह पर रखना। यानी कि ले में हमारे पास क्या होता है, ले में हमारे पास रखी जाने वाली चीज और रखने वाला पर्सन दोनों चीजें शामिल होंगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों शामिल होगा। अगर मैं टेक्निकल बताऊं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर आप लाई की बात करेंगे तो इसमें या तो सिर्फ सब्जेक्ट होगा या सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा, दो चीजें सेंटेंस में मौजूद नहीं होंगी। ले में हमारे पास दोनों चीजें मौजूद होंगी, दोनों प्लस होंगी। और ले की सूरत में सेकंड फॉर्म हमारे पास बेटे क्या होती है, लेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें कौन सा वर्ब चाहिए। जैसे देखें, द रिमेन्स डैश बरीड अंडर द लेयर, जो उसके बाकियात हैं, जो उसके जिस्म के बाकियात रिमेनिंग है, वो वहां पर पड़े हुए हैं। इसका मतलब हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट सिर्फ मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है। हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद नहीं है। किसने रखा है ये हमें नहीं पता, बस एक चीज वहां पे पड़ी हुई है। इसका मतलब हमें जो वर्ब यूज करना है वो हमें लाई, ले और लेन का वर्ड यूज करना है।
और जब हम लाई, ले और लेन का वर्ड यूज करेंगे तो ले हम समझते हैं कि ले सेकंड फॉर्म होती है। इसका मतलब हमारी बात किसमें चल रही है, पास्ट में। जब पास्ट में बात चल रही है तो हम उसके साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे। हमारा बीटा ऑप्शन क्या होगा, गलत। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या चलेगा, अल्फा। ये यहां पर लाई की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, जो कि हमारे पास क्या है, ले। कोई चीज किसी जगह पर पड़ी हुई हो, रखी गई हो, तो हम उसके लिए लाई, ले, लेन का वर्ड यूज करते हैं। और अगर हम ये कहें कि ये चीज वहां पर उसने रखी है तो उसके लिए हम ले, लेड और लेड का वर्ड यूज करते हैं। तो ये पूरी बात आपने याद रखनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बात को समझने के लिए, 2 3 4 कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 146, अ ग्रुप ऑफ अस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अ ग्रुप ऑफ अस, दो वर्ड्स आपके पास, दो एक्सप्रेशन आपके पास इस तरह के हैं। इसमें एक आपके पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ अस। उसके बाद आपके पास क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं आपके पास, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब उससे पहली बात तो ये है कि हम दो ऑप्शन को अगर पहले गलत कर लें तो हमारे लिए दो के लिए आसानी हो जाएगी। जब भी ऑफ आ जाता है तो आप समझते हैं कि जब भी ऑफ आ जाता है तो ऑफ के साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए हमने यहां पर ऑफ के बाद अस लिखा। अब जब भी आप लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ अस या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर्स, तो आपने ये याद रखना है, ये दिखने में, सुनने में, पढ़ने में ऐसा लगेगा कि ये सिंगुलर है, लेकिन आपने इनको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना। आपने इनको क्या ट्रीट करना है बेटे, प्लूरल ट्रीट करना है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह द पुलिस का वर्ड दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर है, लेकिन हम उसको किसके तौर पर ट्रीट करते हैं, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ अस वाज कभी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वर, जिसकी वजह से हमारा अल्फा और चार्ली ऑप्शन क्या है, गलत। उसके बाद हम चलेंगे, अ ग्रुप ऑफ अस वर शेल्टरिंग फ्रॉम द रेन या रेन। अब ये आर्टिकल का जो साथ टच है वो याद रखिएगा, रेन जो है हमारे पास वो एक हेविली ऑब्जेक्ट है, एक यूनिक चीज है। और जितने भी यूनिक और हेविली ऑब्जेक्ट नेचुरल फिनोमिना के होते हैं, हम उनके साथ आर्टिकल यूज करते हैं डेफिनेट। हम इसके साथ रेन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, द रेन। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास क्या चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा। अ ग्रुप ऑफ अस वर शेल्टरिंग फ्रॉम द रेन अंडर द ट्रीज। जितने भी हेविली बॉडी, जैसे हम स्काई के साथ यूज करते हैं, हम अर्थ के साथ यूज करते हैं, जब भी कोई हेविली बॉडी जो नेचुरल फिनोमिना में यूनिक चीजें हैं, उनके साथ जब दा लिखें, उनके साथ जब भी आप उनको लिखेंगे तो आपको उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करना होता है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147, अ कपल ऑफ मैन। ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, हमारे टेस्ट में पहले भी एक्सप्रेशन शामिल था कि जहां पर भी आ कपल आ जाए तो ये बात को, सेंटेंस को गौर से पढ़ लीजिएगा। आ कपल का मतलब सेंटेंस में दो तरह से हो सकता है। आ कपल का मतलब वाकई में एक जोड़ा भी हो सकता है, लड़का लड़की, मियां बीवी का जोड़ा भी हो सकता है, वाकई कपल वाला भी हो सकता है। लेकिन जब आप लिखेंगे ना अ कपल ऑफ डैश, तो इसका मतलब यहां पर अ कपल ऑफ का मतलब क्या होगा, सम। जैसे हम बोलते हैं अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है सम स्टूडेंट्स। अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स, इसका मतलब सम प्रॉब्लम्स। अ कपल ऑफ मैन, तो इसका मतलब है सम मैन। और जब आप कपल ऑफ लिख रहे हैं तो कपल ऑफ को आप समझ गए हैं कि कपल ऑफ का मतलब हम किस सेंस में ले रहे होते हैं, सम की सेंस में ले रहे होते हैं। तो इसके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो एम ए एन मैन तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये सिंगुलर होता है, जिसकी वजह से हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन क्या है, गलत होगा। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह अगर मैं लिखूं कि अ कपल ऑफ स्टूडेंट, तो मैं जैसे ही अ कपल ऑफ स्टूडेंट लिखूंगा तो ये बात गलत हो जाएगी। मुझे अ कपल ऑफ स्टूडेंट की वजह से यहां पर एस का एडिशन करके इसको क्या बनाना होगा, प्लूरल बनाना होगा, अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स लिखना होगा। और दूसरी बात क्या है कि हमने इनको ट्रीट किसके तौर पर करना है, हमने इनको प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। तो हमारा सेंटेंस चलेगा, अ कपल ऑफ मैन स्टार्टेड फाइटिंग एंड वी हैड टू पुल हिम अपार्ट नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या होगा, पुल देम अपार्ट। हमने उनको पकड़कर अलहदा किया, खींचकर अलहदा किया एक दूसरे से। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। जब भी आप उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सब्स्टिट्यूट तो नहीं करेंगे, आप उसको किसके साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लूरल के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, चार्ली।
उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 148, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब ये जो 1/3 यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है ना, ये पूरे का पूरा रूल समझ रहे हैं फ्रैक्शन का, जिंदगी में काम आएगा आपके और दुआएं देते रहेंगे आप मुझे। फ्रैक्शन का मतलब होता है जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे यहां पर हमने लिखा 1/3, हम लिखते हैं 1/4, 1/5, 3/6, हम 2/5 लिखते हैं। जब भी आप इस तरह लिखेंगे इसका मतलब हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं। अब फ्रैक्शन हम सेंटेंस में दो तरह से लिखते हैं, हम फ्रैक्शन लिखते हैं 1 के साथ और हम फ्रैक्शन लिखते हैं अदर देन 1 के साथ। अब 1 के साथ जब भी फ्रैक्शन आएगी ना, तो आपने याद रखना है आपने उसके साथ एस का एडिशन नहीं करना। जैसे अगर मैं लिखूंगा 1/3 तो मुझे 1/3 ही लिखना है, मुझे इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना। मैं लिखूंगा 1/4, मैं 1/4 लिखूंगा, मुझे इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना। मैं लिखूंगा 1/5 तो मुझे इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना, याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं अदर देन 1 लिखूंगा ना, अदर देन 1 के साथ मैं फ्रैक्शन लिखूंगा तो फिर मुझे उसके साथ एस का एडिशन लाजमी तौर पर करना है। जैसे अगर मैं लिखूंगा 2/3 तो मैं 2/3 नहीं लिखूंगा, मैं बेटे क्या लिखूंगा 2/3 लिखूंगा। मैं 3/4 नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं क्या लिखूंगा 3/4 लिखूंगा। मुझे इसके साथ एस का एडिशन करना होगा। मैं 3/5 नहीं लिखूंगा, मैं 2/5 नहीं लिखूंगा, मैं 4/5 नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं 4/5 लिखूंगा। मुझे इसके साथ एस का एडिशन करना है। जब भी आप अदर देन 1 के साथ फ्रैक्शन बना रहे होंगे जिसमें आप 1 यूज नहीं कर रहे होते, तो आपने याद रखना है आप उसके साथ एस का एडिशन करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद इसके साथ आपने ये देखना है कि आपने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है, तो ये डिपेंड करता है इनके साथ आने वाले सब्जेक्ट पे। अगर इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट दोनों सूरतों में, अगर सिंगुलर है तो आपने इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। और अगर वो प्लूरल है तो आपने बेटे उसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। आपने उसके साथ आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपना वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लिखना है। जैसे देखें, अगर मैं लिखता हूं 1/3 ऑफ द क्लास, तो चूंकि 1/3 ऑफ द क्लास में क्लास सिंगुलर है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इज। और अगर मैं क्लास की जगह पे कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल बन गया तो फिर मैं क्या लिखूंगा, आर। मुझे साथ आने वाले नाउन के अकॉर्डिंगली, साथ आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लिखना है। तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो चार्ली ऑप्शन देखेंगे 1/3, तो ये बात तो यहीं पर गलत हो जाती है कि 1 के साथ जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम इसके साथ एस का एडिशन नहीं लिखते, जिसकी वजह से हमारा चार्ली ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो जाता है। और जब हम लिखेंगे 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन आप समझते हैं कि पॉपुलेशन को हम किसके तौर पर ट्रीट करते हैं, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करते हैं। जब सिंगुलर के तौर पर हम ट्रीट करेंगे तो हम इसके साथ कंज्यूम नहीं लिखेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमें उसके साथ एस का एडिशन करना होता है। इस वजह से हमारा बीटा ऑप्शन भी बेटे क्या होगा, गलत। उसके बाद आप देखेंगे 2/3 और चार्ली में लिखा हुआ है 2/3, तो आप समझ गए होंगे कि जब आप अदर देन 1 के साथ फ्रैक्शन लिखते हैं तो आप उसके साथ एस का एडिशन करते हैं, आप एस के बगैर उसको नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हमारा चार्ली ऑप्शन भी बेटे क्या हो गया, गलत। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। करेक्ट ऑप्शन अल्फा चलेगा। फ्रैक्शन को याद रखना है, दो तरह से लिखी जाती है, 1 के साथ और अदर देन 1 के साथ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 149, आई हैव, आसान तरीन है। जब हैव आ गया तो आप याद रखेंगे कि सिट की सेकंड फॉर्म भी हैव सेट होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सेट होती है। और चूंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी है तो इसलिए हमें ना तो सिट लिखना है ना ही सिटन लिखना है। सिटन तो कोई वर्ड ही नहीं होता। तो हमारा पॉसिबल करेक्ट ऑप्शन या तो अल्फा होगा या क्या होगा, चार्ली। तो हम लिखेंगे आई हैव सैट हियर, आई हैव सैट हियर मैनी आर टाइम और मैनी टाइम। अब देखिए ये जो मैनी के साथ हमारे पास एक्सप्रेशन बनते हैं ना, ये 3 बनते हैं। 3 इस तरह बनते हैं कि पहला एक्सप्रेशन हमारे पास होता है कि हम मैनी लिखेंगे, मैनी के साथ आने वाला नाउन हम क्या लिखेंगे, प्लूरल, और हम इसे ट्रीट करेंगे प्लूरल। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैनी स्टूडेंट्स आर, मैं मैनी स्टूडेंट नहीं लिख सकता और मैनी स्टूडेंट्स इज नहीं लिख सकता। इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास क्या होता है, आप मैनी आ लिखेंगे,
और मैनी आ के साथ आने वाला नाउन आपके पास क्या होगा बेटे, सिंगुलर होगा। मैनी आ के साथ आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। और आपने इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना होगा, सिंगुलर के तौर पे। जैसे आप मैनी आ स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, मैनी आ स्टूडेंट, और उसके साथ क्या लिखेंगे, इज। इसी तरह तीसरा आपके पास क्या होता है, तीसरा आपके पास होता है अ गुड मैनी या अ ग्रेट मैनी। और ऐसी सूरत में भी जब आप मैनी लिखेंगे तो इसके साथ आने वाला नाउन आपने क्या लिखना है, प्लूरल लिखना है। और आपने इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पे। तो ये आपके पास क्या आएगा, अ गुड मैनी, ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर। तो यहां पर आप देख रहे होंगे मैनी टाइम लिखा हुआ है। अब मैनी टाइम किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैनी टाइम की जगह पर बेटे क्या होना चाहिए था, मैनी टाइम्स होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास चार्ली ऑप्शन मैनी टाइम की वजह से गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 150, इट विल कॉस्ट 100। अब जब आप 1 लिख रहे हैं तो आप हंड्रेड्स का वर्ड तो कभी नहीं लिख सकते। मैंने आपको रूल बता दिया था, बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा, कि ये जितने भी वर्ड्स है ना आपके पास गिनती वाले, जैसे हमारे पास 100 है, हमारे पास 1000 है, हमारे पास मिलियन है, हमारे पास बिलियन है, हमारे पास ट्रिलियन है। ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके पास, जब आप इन वर्ड्स को लिखेंगे तो सेंटेंस में दो तरह से लिखे जाएंगे। या तो इनके बाद ऑफ आएगा या इनके बाद ऑफ नहीं आएगा। जब इनके बाद ऑफ आएगा तो आपने इनके साथ एस का एडिशन करना है। जब इनके बाद ऑफ नहीं आएगा तो आपने इनके साथ एस का एडिशन नहीं करना। जैसे यहां पर 100 लिखा हुआ है, 100 के बाद ऑफ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम 100 के साथ एस का एडिशन नहीं कर सकते। इसी तरह बीटा ऑप्शन में देखिएगा कि थाउजेंड्स लिखा हुआ है। अब 100,000 के बाद एस का ऑफ नहीं आ रहा, तो हम इसके साथ भी एस का एडिशन नहीं करेंगे। अगर ये लिखा हुआ होता 1000 ऑफ इंडियन, तो फिर हम 1000 ऑफ इंडियन ना बोलते, फिर हम क्या बोलते, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन। तो उस सूरत में ये ठीक होता। अब उसके बाद चलेंगे, इट विल कॉस्ट 100,000 इंडियन रुपीज और 2000। अब अगेन 2 के साथ आपको थाउजेंड्स नहीं लिखना, बल्कि आपको क्या लिखना है, 1000 लिखना है। ऑफ होगा तो एस आएगा, ऑफ नहीं होगा तो आपने एस नहीं लिखना। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, डेल्टा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 151, we decided to do all the cooking dash instead of hiring। आसान तरीन प्रोनाउन का क्वेश्चन है। जब आप वही से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पर आर्स तो आ नहीं रहा, क्योंकि हम पोजेसिव केस की बात नहीं कर रहे। बाय ourselves we decided to do all the cooking by ourselves instead of hiring a certain catering company। अब वन सेल्फ का वर्ड तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वही के साथ आ गया। अब ऑफ और ऑन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात प्रेपोजिशन की वजह से गलत होगी। ऑफ की जगह पे ऑन लिखा हुआ होता तो फिर हम जरूर कह सकते थे कि ऑन और ऑन, हम इसको सेंटेंस में किसी तरह एडजस्ट कर सकते थे। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बाय और सेल्फ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है 152, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, अब यहां पे देख लें वो बात जो हम अभी कर रहे थे कि 1000 के बाद ऑफ आ गया ना, तो हमने इसके साथ किसका एडिशन कर दिया, एस का एडिशन कर दिया। अगर ऑफ होगा तो इनके साथ एस का एडिशन होगा। बहरहाल ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन नाउ डेज प्रेफर डूइंग डैश। जब हम थाउजेंड्स ऑफ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो हम हिज नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना होगा, डैश होमवर्क। अब हमें प्लूरल भी लिखना है और प्लूरल में हमें पोजेसिव केस भी बनाना है, तो हम ना तो इट्स लिख सकते हैं ना देम लिख सकते हैं, क्योंकि देम ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसा तो नहीं सेंटेंस हम बना सकते, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन नाउ डे प्रेफर डूइंग देम होमवर्क। यहां हम ऐसा भी नहीं कर सकते, इट्स होमवर्क या हिज होमवर्क, तो ये सारी की सारी बात ही गलत हो जाएगी। तो यहां पर हमें पोजेसिव केस भी लिखना है और यहां पर हमें प्लूरल भी लिखना है। तो प्लूरल में हमारे पास देयर है और देयर्स है। और आप जानते हैं कि जब हमारे पास नाउन आगे लिखा हुआ होता है तो नाउन के साथ हम पोजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं, जो कि देयर है, देयर्स नहीं है। तो इसका मतलब हमारा देयर्स का ऑप्शन अल्फा भी गलत होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। हम पहले वाले को ठीक करेंगे, दूसरे वाला ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर बैठ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है 153,
यू एंड डैश ब्रदर नीड टू टेक टाइम टू प्रिपेयर डैश फॉर द लॉन्ग जर्नी विच विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। अब देखें, यू एंड डैश ब्रदर, अब जब यू एंड डैश ब्रदर की बात हो रही होगी तो हम सेकंड पर्सन के साथ सेकंड पर्सन को ही जोड़ेंगे। तो यू एंड डैश ब्रदर के साथ हिज ब्रदर तो नहीं आएगा, हम योर्स ब्रदर तो नहीं लिख सकते क्योंकि योर्स ब्रदर लिखना तो ग्रामेटिकली गलत होगा। हम जब ब्रदर लिख रहे हैं तो फिर हमें क्या लिखना होगा, योर ब्रदर। और अगर हम यो ब्रदर ना लिख रहे होते तो हम सिर्फ क्या लिखते, योर्स लिखते। तो इसका मतलब देर भी गलत होगा, योर्स भी गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, योर। और मैंने अभी जैसे पहले बोला कि जब आपके पास दो ब्लैंक्स होती हैं सेंटेंस में तो एक आप अगर फिट कर देते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। जैसे यहां पर आप सेंटेंस को मुकम्मल करेंगे, जब आप योर लिखेंगे, योर ब्रदर लिखेंगे तो आपको यहां पर क्या लिखना होगा, योर सेल्फ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास अगेन कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 154, द किड्स वाज्ड ईच ऑफ डैश जेस्चर्स एज इफ देयर मदर। हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड क्या है, मदर। अब मदर के जेस्चर्स की बात हो रही है तो हम डेफिनेटली उसके साथ देम का वर्ड यूज तो नहीं करेंगे, हिम का वर्ड यूज तो नहीं करेंगे, हर्स का वर्ड यूज तो नहीं करेंगे क्योंकि आगे नाउन लिखा, अगर आगे नाउन लिखा हुआ है इसका मतलब हमें पोजेसिव एडजेक्टिव लिखना, हमें पोजेसिव प्रोनाउन नहीं लिखना। तो हमें हर्स जेस्चर्स की जगह पर क्या लिखना है, हर जेस्चर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 155, ट्रेडमार्क्स enable a company to distinguish dash products, ठीक है, डैश प्रोडक्ट्स फ्रॉम डैश ऑफ अदर कंपनीज। अब चूंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो यहां पर आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी किसके लिए होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो हम देयर प्रोडक्ट्स तो नहीं लिखेंगे और प्रोडक्ट्स तो नहीं लिखेंगे, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की तो बात ही नहीं हो रही। और इट्स प्रोडक्ट लिखेंगे ना कि इट प्रोडक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। ट्रेडमार्क्स इनेबल अ कंपनी टू डिस्टिंग्विश इट्स, और जैसे ही हम इट्स लिखेंगे तो सेकंड ऑप्शन खुद ही ठीक हो जाएगी, प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, दूसरों के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 156, डैश कैन नॉट सी थ्रू। अब देखें जब हम डैश कैन नॉट सी थ्रू की बात करेंगे बट लाइट कैन पास थ्रू डैश। अब यहां पर पहली बात तो यह है कि मटेरियल्स लिखा हुआ है, तो मटेरियल्स में जब हम सेकंड ब्लैंक की बात करेंगे ना तो उसका पहली ब्लैंक के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना सारा किसके साथ है, सेकंड के साथ। मटेरियल्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो अगर हम प्लूरल को ढूंढ लेंगे तो हमारी पहली वाली भी निकल आएगी। हम इट नहीं लिख सकते मटेरियल के लिए, इट्स नहीं लिख सकते। और थ्रू डैश का मतलब है कि यहां पर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और ऑब्जेक्टिव केस भी कौन सा चाहिए, प्लूरल का। तो प्लूरल का ऑब्जेक्टिव केस देयर नहीं होता बल्कि क्या होता है, देम होता है। हम एक ब्लैंक को निकालेंगे तो दूसरा ब्लैंक ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस चलेगा, वन कैन नॉट सी बट लाइट कैन पास थ्रू देम। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है 157, द किंग वाज डैश वाइल ही वाज एड्रेसिंग। अच्छा ये थोड़ा सा मजे का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। उसकी रीजन क्या है कि द किंग वाज डैश वाइल ही वाज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट्स। तो जब अपनी राया से बात कर रहा था ना तो उसको मार दिया गया। अब मर्डर का मतलब भी मारना होता है, एग्जीक्यूट का मतलब भी मारना होता है, एक्सटर्मिनेट का मतलब भी मारना होता है, असैसिनेट का मतलब भी मारना होता है, सबका मतलब मारना ही होता है। लेकिन ये याद रखिएगा जो पॉलिटिकल मर्डर होता है ना, जो पॉलिटिकल मर्डर होता है, जैसे बेनजीर भुट्टो को जब कत्ल किया गया था तो आप याद होगा जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थे उनकी जो हेडलाइंस थी ना वो ऐसा नहीं था कि बेनजीर भुट्टो वाज मर्डर्ड, वो था बेनजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड। तो जब भी आप कोई पॉलिटिकल मर्डर की बात करेंगे ना, पॉलिटिकल मर्डर की, तो पॉलिटिकल मर्डर के लिए आपने याद रखना है आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, असैसिनेटेड का। तो जैसे हमारे पास किंग की बात हो रही है। अच्छा वैसे एक और मजे की बात ये भी है कि किंग और क्वीन का जो मर्डर होता है ना, जो मर्डर होता है किंग और क्वीन का, किसी भी जगह के किंग और क्वीन को अगर कत्ल कर दिया जाए तो उसके लिए जो एक्चुअल वर्ड हमारे पास यूज होता है ना, वो हमारे पास कौन सा यूज होता है, रिजिसाइड। ये हमारे पास क्या वर्ड होता है, रिजिसाइड। अब ये जो साइड का वर्ड है ना आप ये समझते हैं
कि ये मारने वाले के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है, किलिंग के लिए वर्ड यूज होता है। जैसे अगर एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे होमोसाइड। होमोसाइड का मतलब है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को मार दिया। अगर कोई बंदा अपने आप को मारता है, वन सेल्फ, अपने आप को कत्ल करता है, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सुसाइड। आप समझते हैं इस बात को अच्छे से। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से वर्ड्स बनते हैं इनके साथ। जैसे देखें, अगर कोई तोबा नाउज़बिल्लाह खुदा ना ख्वास्ता अपने फादर को कत्ल करता है तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हम उसको बोलेंगे, इस एक्ट को क्या बोलेंगे, पेट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वन फादर। और किलिंग्स ऑफ वन मदर, किसी कोई बंदा मनहूस आदमी कोई अपनी वालदा को कत्ल करता है तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे मैट्रिसाइड, ठीक है। और अगर कोई अपने क्लोज रिलेशन को मारता है, क्लोज रिलेशन का कत्ल करता है, रिलेटिव का कत्ल करता है, तो उसके हम इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पेरिसाइड। पेरिसाइड का मतलब क्या होगा कि अपने किसी क्लोज रिलेटिव को मारना। तो ये वर्ड बड़े अच्छे अच्छे से हैं। जैसे देखिए, अगर कोई अपनी सिस्टर को मारता है, कत्ल करता है, किलिंग ऑफ वन सिस्टर, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सोरो रिसाइड। ये सारे साइड के साथ वर्ड आएंगे, सारे साइड के साथ वर्ड इसलिए आएंगे क्योंकि साइड का मतलब ही क्या होता है, साइड का मतलब होता है किलिंग। जैसे अगर कोई अपने भाई को मारता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे फ्रेट्रीसाइड। अगर कोई, अच्छा बड़े मजे का एक वर्ड है मुझे ध्यान में आ रहा है, तो मैं अगर आपको बताऊं कि अगर कोई अपनी वाइफ को मारता है, ठीक है, मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा कि घर में बैठा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी बेगम तक मेरी आवाज़ जा रही हो, तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर ऊंची सारी बाद में बोलूँ कि अगर कोई अपनी वाइफ को कत्ल करता है तो बाद में मुझे यहाँ पे फ्लाइंग चप्पल आ रही हो वाइफ की तरफ से। वैसे बोंगा सा मजाक किया मैंने। बहरहाल वाइफ के लिए जब भी आप, किलिंग ऑफ वाइफ होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, UXORECIDE, एक्सोरीसाइड। तो ये याद रखिएगा। और हस्बैंड के लिए भी वर्ड है, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड के लिए वर्ड नहीं है, हस्बैंड के लिए भी वर्ड है। और हस्बैंड के लिए कौन सा वर्ड है, अगर कोई अपने खावंद को कत्ल करती है, कोई खातून कत्ल करती है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मैरिटी साइड। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं। बहरहाल जो किंग और क्वीन का मर्डर होता है ना, उसके लिए हम टेक्निकली या तो रिजिसाइड का वर्ड यूज करेंगे या कौन सा वर्ड यूज करेंगे, असैसिनेटेड का वर्ड यूज करेंगे। मर्डर का मतलब मर्डर ही होता है। और खास तौर पे एग्जीक्यूट का जो वर्ड होता है ना, ये जलाद से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसको फांसी की सजा दी गई, तो फांसी की सजा जो कानून में दी जाती है ना जलाद की तरफ से, हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एग्जीक्यूटेड का वर्ड यूज करेंगे। एक्सटर्मिनेटेड का मतलब भी मारना होता है, खत्म करना होता है। तो वैसे एक्सटर्मिनेटेड का जो खास तौर पे मतलब होता है ना, वो होता है नस्ल कशी। नस्ल कशी का मतलब जब आप क्या करते हैं, किसी की पूरी नस्ल को तबाह कर देते हैं, नस्ल को आप मार देते हैं, तो आप उसके लिए एक्सटर्मिनेटेड का वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर मौके की मुनासिबत से हमारे पास जो वर्ड यूज होगा वो हमारे पास क्या होगा, असैसिनेटेड। बाकी वर्ड्स को भी याद रखिएगा, अच्छे हैं, फ्लेक्स मारने के लिए कहीं पर काम आते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 158, लाइकलीहुड। जल्दी जल्दी से आपको सिनोनिम्स बता दूंगा, बाकी वर्ड्स आपने खुद ढूंढने हैं और खुद डिक्शनरी में से निकालने हैं कि वो क्यों गलत हैं या वो क्यों नहीं हो सकते। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके ये सिनोनिम वाले या एंटोनिम वाले क्वेश्चन ठीक होंगे। आसान आसान से क्वेश्चन डाले मैंने। लाइकलीहुड का जो सिनोनिम है वो हमारे पास बेटे क्या होता है, पॉसिबिलिटी। उसके बाद फ्यूजन का मतलब हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिड, मतलब दो चार पांच सात चीजों का मिलना। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ अलाइव। ऑपोजिट ऑफ अलाइव इज डिसीज। डिसीज्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, डेड। तो ये था हमारे पास बेटे आज का टेस्ट, एक्यूमुलेटिव टेस्ट 2। और एक्यूमुलेटिव टेस्ट 2 में हमारा जो सिलेबस था वो था क्रैश 3 और क्रैश 4 का। आई होप सो, आई बिलीव सो कि अच्छे से समझ आई होगी। जो बात समझ में नहीं आई हो तो मैं अपने बेटों और बेटियों के लिए अवेलेबल हूँ। आप बिला झिझक, बेधड़क, बगैर किसी परेशानी के आप रब्ता कर सकते हैं। मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, और साथ साथ क्या करना है, साथ साथ अपनी मेहनत और साथ साथ अपनी कोशिश
अल्लाह ताला के हवाले भी करते रहना है और जिसने कामयाबी देनी है उसके साथ भी ताल्लुक बनाए रखना है, रिश्ता कायम रखना है। और सिर्फ ये एमडी कैट तक नहीं रखना, मौत तक, कब्र की दीवारों तक उसके साथ रिश्ता कायम रखना आपने। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।